Okay. Good morning, everybody. Welcome again. Yes, I am going to take from the page 66. I left on 66th page what gender literacy culture. It has been covered, and the crisis of third century. It is also over. Now, economic expansion, आर्थिक विस्तार. रोमन एम्पायर में कौन कौन सी एरिया थे, वो कौन कौन सी साइट थी जहां पर इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, जहां पर इकोनॉमी के लिहाज से इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेवलप हुए, और कौन सा एरिया बैकवर्ड रहा और कौन सा डेवलप रहा, और किसने ज्यादा प्रोवाइड किया इकोनॉमी प्रोवाइड की रोमन एम्पायर को, इसके बारे में आप इसमें जानेंगे। और क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते थे उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो द एम्पायर हेड है, हम यहाँ से लेंगे। द एम्पायर हेड है सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हार्बर, है नहीं, बंदरगाह। आसपास समुद्र है, इसके मेडिटेरेनियन सी है, इसके आसपास के जो एरियाज हैं, एंटियोच है, कारथेज है, अलेक्जेंड्रिया है, स्पेन के कुछ पार्ट्स हैं, ये सब बहुत रिच रहे हैं। ये एक्सपोर्ट्स हैं, ये हार्बर है, ये बंदरगाह है, यहाँ से व्यापार होता था, शिप चला करते थे अदर कंट्रीज के लिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करता था। इसके बाद आता है माइंस, और क्या क्या थी यहाँ पर, माइंस खाने थी, क्वारीज ये भी खाने होती हैं सोने की चांदी की, ब्रिक यार्ड ईंट बनाने वाला काम, ईंट जहाँ पर ईंट भट्टा होता है, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रियां थी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हीट और वाइन, गेहूं, शराब और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड, इनका व्यापार हुआ करता था, एंड कंज्यूम द इन ह्यूज क्वांटिटी, और बहुत बड़ी मात्रा में इनका सेवन लोग किया करते थे, इनका बिजनेस भी खूब चला करता था। एंड दे केम मेनली फ्रॉम स्पेन, और ये सब चीजें कहाँ से आती थी, स्पेन से आए। स्पेन जो था वो प्रोड्यूसर था, बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑलिव ऑयल एंड वाइन, और शराब का भी वहां से आया करती थी। और द गैलिक प्रोविंसेस, स्पेन में एक जगह है गैलिक प्रोविंसेस, ये मैप में आप देखिएगा, वहां से आया करती थी। नॉर्थ अफ्रीका से आती थी, स्पेन से आती थी, नॉर्थ अफ्रीका है, इजिप्ट है, और टू ए लेसर एक्सटेंट, ठीक है यहाँ पे, और कुछ हद तक इटली से भी आती थी। इटली से इन कंट्रीज के अलावा कम आती थी, लेकिन आती थी सब सारी वस्तुएं। देयर कंडीशंस वर बेस्ड फॉर देयर क्रॉप्स, है ना। इटली के अलावा ये जितने यहाँ की जो भी कंडीशंस थी, जो क्लाइमेट था, वो कहीं बेटर थी इन कल्टीवेशन के लिए, इन क्रॉप्स के लिए, इसलिए यहाँ से ज्यादा माल, ये प्रोडक्ट आया करता था, और ये काफी रिच थे ये सब के सब। इसके बाद लिक्विड्स लाइक वाइट, अब जैसे लिक्विड है, तरल पदार्थ, इसमें शराब है, ऑलिव ऑयल है, और जैतून का तेल है जो खाया जाता है। वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर, ये बड़े बड़े कंटेनर्स में, ये यहाँ पर पिक्स दिए हुए हैं, ये आप देखें, जहाज भरे हुए हैं, ये कंटेनर्स हैं, और इन कंटेनर्स का नाम क्या था, इनका नाम था एम्फोरा, आगे लिखा है एम्फोरा। इनमें शराब और ऑलिव ऑयल भर के इसका एक्सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। नीचे नाम लिखे हुए हैं, रोम, ये रोम को इससे टू कंटेन द रेमिनेंट्स ऑफ ओवर 50 मिलियन वेसल, करीब 50 मिलियन वेसल्स, बर्तन, ड्रम मिले हैं, जिसमें ऑयल और शराब भर के बेचते थे। किसको मिले हैं, एक्सकेवेटर्स को, किसको मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को, और उस वक्त के स्कॉलर्स को। उन्होंने ये फाइंड आउट किया है उस वक्त की इतिहास को, जो आज से हजारों साल, 1000 ईयर बैक का इतिहास है, उसमें ये उनके नाम आते हैं। एंड इट हैज बीन पॉसिबल, और ये फॉर आर्कियोलॉजिस्ट, और ये चीज सारी चीजें डिस्कवर करना, एक्सकेवेट करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए संभव कब हो पाया, जब ये हो पाया टू रिकंस्ट्रक्ट द प्रीसिस शेप्स ऑफ दिस कंटेनर, है ना। इनका कैसा शेप था, कितने बड़े थे, साइज क्या था, ये आर्कियोलॉजिस्ट इसको डिस्कवर करने के बाद उसको ढंग से अच्छे से उनको लिख पाए, जो आपके सामने इन्होंने ये आपको बताया जा रहा है। शेप्स ऑफ दिस कंटेनर्स, अरे टेलर्स ये हमको बताते हैं कि तो वर्ड से कैरी, उनको उन्होंने बताया कि इसमें क्या जाता था, एंड से एग्जैक्टली वेयर दे वर मेड बाय एग्जामिनिंग, ये कहाँ बनते थे, उन्होंने यही बताया आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये बड़े बड़े ड्रम कहाँ बनते थे, मिट्टी कहाँ की होती थी, मिट्टी के होते थे, पक्की मिट्टी के,
और हर तरह के बनते थे। क्लेपिक्स, कहाँ पर क्लेपिक्स मिट्टी जहाँ से खोदी जाती थी, वो बड़े बड़े गड्ढे और घड़े भी बताए गए हैं। और ये सारे गड्ढे जो थे लगभग कहाँ मिले, मेडिटेरेनियन जो सी है उसके आसपास, किनारों के आसपास की मिट्टी और किले वहां से बने हुए, वहां से मिट्टी ली हुई और उनको बनाया गया। इस तरह से वीकेंड नाव से हम कह सकते हैं कि अपने इन सारी बातों से हम कह सकते हैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कि देख स्पेनिश ऑलिव ऑयल, स्पेन का ऑलिव ऑयल जो था, टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, वॉज ए वास्ट कॉमर्शियल, एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल एंटरप्राइज था, बहुत बड़ी कॉमोडिटी थी एक्सपोर्ट की। दे रीच इट्स पीक जो 140 टू 160, ये जो सेंचुरी है इसमें पीक पर था यहाँ का बिजनेस, माला माल था ये स्पेन। और ऑलिव ऑयल का बिजनेस चलता था ऑल ओवर रोमन एम्पायर में, इसका माल बिक किया करता था। द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का जो ये ऑयल था, वॉज mainly carried in a container called ड्रेस 20। इस पीरियड का जो उसका नाम था ड्रेस 20, ये वो कंटेनर है, ये वो ड्रम है, बड़े बड़े डिब्बे हैं जो आप देख रहे हैं। इनका एक नाम ऊपर आया, दूसरा नाम यहाँ पर आया है। ये ईयर वाइज है, सेंचुरी वाइज है, अलग अलग नाम है, उनमें हुआ करता था। आफ्टर द आर्कियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट एस्टेब्लिश इन इट्स फॉर्म, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ये नाम निकाला और इस पे जो लिखा पाया वो इन्होंने आपके सामने लिखा। ये फाइंड्स ऑफ द ड्रेस 20, ये ड्रेस 20 नाम के जो इनको मिले आर्कियोलॉजिस्ट को डिस्कवरी में, आर वाइडली स्केटर्ड अक्रॉस साइट्स इन द मेडिटेरेनियन। ये कहाँ मिले, ये ड्रम कहाँ मिले खुदाई के अंदर, मेडिटेरेनियन के आसपास किनारों पर जो सिटी थे, जो साइट थी, वहां पर ये ड्रम मिले जिसका नाम था ड्रेस 20 आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसमें तेल भर के जाया करता था, एक्सपोर्ट हुआ करता था। ये आपसे कहता है, इसके बाद कहते हैं दिस सजेस्ट, ये सारी बातें ये बताती हैं, ये इस बात का प्रमाण है, हाँ, दिस सजेस्ट दैट द स्पेनिश ऑलिव ऑयल सर्कुलेटेड वेरी वाइडली, है ना, तो चारों तरफ पूरे रोमन एम्पायर में सर्कुलेशन इसका एक्सपोर्ट हुआ करता था, काफी ज्यादा इसकी डिमांड थी क्योंकि इसके पास क्वालिटी थी, अच्छी क्वालिटी का बनाता था। साइट्स इन द वेरी वाइडली बाय यूजिंग सच एविडेंस, इस तरह के प्रमाण इकट्ठे करके आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा द रिमेन्स ऑफ द एम्फोरा, एम्फोरा के जो बचे कुछ पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, अवशेष हैं, टुकड़े हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग काइंड के, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, और कुछ मैप हैं, कुछ ये चीजें हैं, ये सारे प्रमाण है, एविडेंस है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, ये बताने के किस तरह से वहां से वाइन, अगर ऑलिव ऑयल अलग अलग पार्ट में सर्कुलेट होता था और बहुत डिमांड थी इसकी। शो दैट द स्पेनिश प्रोड्यूसर सक्सीडेड इन कैप्चरिंग मार्केट, और ये सारी बात शो करते हैं, ये पूरा अपने आप में एक एविडेंस है कि स्पेनिश का माल जो था, जो प्रोडक्ट था, वो सबसे ज्यादा उसकी डिमांड थी और सब जगह उसका सर्कुलेशन हुआ करता था, और इसने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा था रोमन के अंदर, सब जगह पर रोमन एम्पायर। Well, from their Italian counterparts, और जो इटालियन काउंटर पार्ट, इटली का जो बिजनेस होता था उससे इटली का कहीं कम था और स्पेन का बहुत ज्यादा था, बिकॉज ऑफ क्वालिटी के नाम पर। बेटर क्वालिटी ऑयल ऑफ द लोअर प्राइसेस, एक तो क्वालिटी और कीमत भी कम, अच्छी क्वालिटी, बेस्ट एंड चीप एंड बेस्ट। स्पेन की वाइन आया करती थी सबसे ज्यादा इटली के मुकाबले, इसलिए इसका बहुत ज्यादा डिमांड थी। इन अदर द बिग लैंडहोल्डर्स फ्रॉम द डिफरेंट, अब पेज नंबर 67 पे आइए, रीजन्स कॉम्पिटेट विद अदर फॉर कंट्रोल ऑफ द मेन मार्केट फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस। इस तरह से अब एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया, इटली के जो काउंटर पार्ट थे, इटली की जो थी वहां की, कुछ इधर के, स्पेन का तो चल ही रहा है, इसमें एक और शामिल हो गई, एक दूसरे से आगे निकलने की, अपने अपने मार्केट बनाने की। द गुड्स दे प्रोड्यूस, ओके, द सक्सेस ऑफ द स्पेनिश ऑलिव ग्रो मतलब ऑलिव, जैतून के तेल के किसान, मतलब जैतून के तेल को उगाने वाले ग्रोअर, वाज देन रिपीटेड बाय द नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर, है ना, ये जो ग्रोवर थे, ये नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर के अंदर ये चीज ये वहां पर दोहराई गई, मतलब वहां के लोग भी इसको निकालने लगे, बनाने लगे, ये बिजनेस वहां भी शुरू हो गया। प्रोड्यूसर्स ऑलिव स्टेट, ये ऑलिव स्टेट कहलाते हैं, ऑलिव राज्य जहां पर ऑलिव
निकलता था। इन दिस पार्ट ऑफ द एम्पायर डोमिनेटेड प्रोडक्शन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी में अधिकांश इन पार्ट्स का यूरोपियन एम्पायर के जो ये पार्ट्स हैं, ये जो जगह है, यहाँ मतलब इनका डोमिनेंट था ऑलिव ऑयल पर, और ये भेजा करते थे। फोर्थ सेंचुरी बाद में जो सेंचुरी है 425 सेंचुरी, नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस इनका वर्चस्व हो गया, नॉर्थ अमेरिकन का, नॉर्थ अफ्रीकन का वाज ब्रोकन बाय द ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ मतलब चौथी या पांचवी शताब्दी के अराउंड ये जो नॉर्थ अफ्रीकन बिजनेस था, जो इनका डोमिनेशन था, जो वर्चस्व था, वो खत्म हो गया। किसके थ्रू खत्म हो गया? ईस्ट, जो नियर ईस्ट कहलाता है, वहां का तेल जो था वो पॉपुलर हो गया, वो उसकी बिक्री ज्यादा होने लगी। और जिसमें कौन कौन आते हैं? ईस्ट में कौन कौन आते हैं आपके? ये 5th और 6th सेंचुरी के आसपास एगियाना नाम आता है। सदर्न एशिया माइनर, टर्की है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, बिकेम मेजर, ये बड़े एक्सपोर्टर हो गए, बड़े निर्यातक हो गए ऑफ वाइन, शराब के और ऑलिव ऑयल के। कौन? ईस्ट वाले, इनके नाम आया है। टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन का नाम आया है, लेबनान का नहीं आया। और एगियन है, सदर्न एशियन माइनर मतलब टर्की। यहाँ का माल ज्यादा बिकने लगा, और अब इनका जो माल था नॉर्थ अफ्रीकन का, यहाँ जो बनता था, उसकी डिमांड कम हो गई और ये ज्यादा हावी हो गए, डोमिनेंट हो गए। इसके बाद आता है इन कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका शो, और अफ्रीका से जो कंटेनर्स आते, जो ड्रम आते थे ऑयल के, वो ये शो करते हैं क्या? ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड। वहां ये शो होता है कि अचानक नाटकीय रूप से इसके अंदर कमी देखी गई। प्रेजेंस ऑन मेडिटेरेनियन मार्केट में नॉर्थ अफ्रीका में बनने वाला ऑलिव ऑयल और वाइन, उसकी डिमांड मार्केट में कम देखी गई। और कहाँ का डिमांड ज्यादा हो गया? ईस्ट का। ईस्ट में टर्की वगैरह ये जो नाम आए, सीरिया, इनकी डिमांड ज्यादा हो गई। बिजनेस कैसे रहता है? बिजनेस ऊपर नीचे, अप एंड डाउन होता रहता है, कभी कौन कभी कौन, हर सेंचुरी में अलग अलग मार्केट। ये ड्रामेटिकली रिड्यूस behind these broad movements the prosperity of individual regions rose and fell। इस तरह से क्वालिटी पर मतलब ये जो बिजनेस था नॉर्थ अफ्रीका का और इनका, इसके अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखे, है नहीं, देखे गए। They could organize the production and the transport of particular goods and on the quality of those goods। इस तरह से इधर से उधर माल को पहुंचाना, ये सारी फैसिलिटीज और गुड्स की जो क्वालिटी है उसको भी देखा गया। इस तरह से ये उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन देखे गए, और ईस्ट का जो प्रोडक्शन था वो डोमिनेंट हो गया था, ये बताया गया। नेक्स्ट पैरा आता है इसमें, द एम्पायर इंक्लूडेड मैनी रीजन्स दैट हैड ए रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। अब रोमन एम्पायर के कुछ एरिया ऐसे थे जो सही मानों में बहुत ज्यादा उपजाऊ थे, बहुत ज्यादा फर्टाइल थे, फर्टिलिटी के लिए जाने थे। अब इसमें नाम आता है कैंपेनिया। ये कैंपेनिया है, इटली में आता है। ये सिसली है, और फायम है, इजिप्ट का फायम है, सिसली है, कैंपियन है, गैलीली है, और बाइजेकम है, बाइजेसियम है, जो ट्यूनिशिया, आज का ट्यूनिशिया है, बाइजियम, ये इनके ओल्ड नेम्स हैं। ट्यूनिशिया है, सदर्न गॉल, यानी सदर्न गॉल मतलब कॉल, गैलीलिया ये आपके फ्रांस में आता है। फ्रांस, गॉल जो है ये फ्रांस का, मॉडर्न फ्रांस है, इसका नाम पुराना गॉल है। ये जो पार्ट है एन बैक्टिका, जो सदर्न बैक्टिका कहां पर है? सदर्न स्पेन में है। ये जो है वर ऑल अमंग द मोस्ट डेंसली सेटल्ड और वेल्दिएस्ट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। ये इस रोमन एम्पायर के सबसे धनवान स्टेट कहलाते हैं, कंट्री कहलाते हैं, जो आपके सामने बताया। अकॉर्डिंग टू राइटर्स, कुछ राइटर्स के नाम आते हैं यहाँ पर, स्क्रेबो एंड पिलिनिक, ये दो राइटर्स हैं, इन्होंने लिखा है इसके बारे में कि सबसे वेल्दी, सबसे धनवान स्टेट रहे हैं इसके प्रोडक्शन में। द बेस्ट काइंड्स ऑफ वाइन, सबसे अच्छी किस्म की शराब, केम फ्रॉम कैमेनिया से आया करती थी, ये भी लिखा है। सिसिली कहां से आती थी? कैमेलिया से, सिसिली से। और बाइजेशियम यहाँ से आती थी। एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट टू रोम,
और यहाँ से बड़ी मात्रा में गेहूं बेस्ट क्वालिटी का रोम को सप्लाई हुआ करता था। शराब होती थी, गेहूं हुआ करता था। गेहूं का नाम भी यहाँ पर आपके सामने है, क्वालिटी रोम। गैलीली वॉज डेंसली कल्टिवेटेड। जो गैलीली था ये बहुत ज्यादा कल्टिवेट, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर इंच बाई इंच खेती होती थी, इतना फर्टाइल जमीन थी यहाँ की, है ना। इसके बाद कहता है हेनविडेंस रोड द हिस्टोरियंस, एक हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखा है, इसका नाम भी हिस्टोरियंस का है, दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम mainly फ्रॉम न्यूमरस स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब फंडाई लैंग्वेज में, अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। स्पेन की रिवर है, स्पेन के साउथ में एक रिवर है जिसका नाम है गोडेल कुइवर, गोडेल कुइवर। इसके आसपास क्या था, काफी उपजाऊ फर्टाइल स्टेट थे, वहां पर इसकी खेती होती थी ऑलिव की, और उससे ऑयल बनता था और इसका सर्कुलेशन सब जगह हुआ करता था, ऐसा लिखा है। ऑन द अदर हैंड, थर्ड पैरा है, इसके बाद इसके विपरीत लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन ट्रेड, एक बड़ा भाग रोमन एम्पायर का बड़ा भाग, बड़ा क्षेत्र एरिया था, वर इन ए मच लेस एडवांस स्टेट, वो उसकी हालत सही नहीं थी। एक बड़ा भाग, हम कह सकते हैं 50% या मोर देन 50% ऑफ द एरिया ऑफ द रोमन एम्पायर कैसा था, बंजर था, बैरन था, फर्टाइल नहीं था। तो फिर क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है ट्रेशन, ट्रेनशुनेंस, ट्रेनशुनेंस एक कबीले का नाम है जो भेड़ बकरियां चराया करते थे बड़ी संख्या में। वो वाज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ द नोमिडिया, नोमिडिया आज का अल्जीरिया, उसे नोमिडिया कहा करते थे। यहाँ पर ये लोग, एक कबीले का नाम है, ये लोग अपनी भेड़ बकरियां हजारों की तादाद में यहाँ पर चराते थे, ग्रेजिंग करवाते थे, है ना। दिस पेस्टोरल, ये चरवाहे, ये पास्चर्स इन सेमी नोमेडिक, और ये आधी घुमक्कड़ जाति समुदाय, ये पेस्टोरल, ये चरवाहे, और ये हम कह सकते हैं कि 50-50 नोमेडिक कम्युनिटी, आधे कम्युनिटी थे आधे शहरी थे, सेमी कम्युनिटी वर ऑफन ऑन द मूव, ये अक्सर इधर अपनी जानवरों को चराने के लिए, घुमाने फिराने के लिए लाया करते थे इस एरिया में। और दीज कैरिंग देयर अवन शेप, और अपने साथ क्या रखते थे ये चरवाहे, ये घुमक्कड़ लोग, यू शेप, एक टेंट होता था वो रखते थे, उसे जमीन में गाड़ के उसके नीचे बैठ जाते थे, रात गुजारते थे। उसका नाम क्या था, उसको ये लोग कहते थे मेपालिया, मेपालिया वो टेंट होता था, है ना। ओवन शेप होता था, ओवन कहते हैं तंदूर, तंदूर का मतलब लगभग यू शेप जैसा, ये अपने साथ रखते थे। एज रोमन स्टेट एक्सपेंडेड इन द, जब रोमन स्टेट, जब रोमन जो स्टेट थे इनका जब विस्तार हुआ, कहाँ विस्तार हुआ रोमन स्टेट का, एक्सपेंड नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका तक इनका वो हुआ, तो क्या था, पास्चर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज, इस समुदाय के जो ये चरवाहे थे, जो ये चरागाहें थी, पास्चर्स वर ड्रास्टिकली रिड्यूस, अचानक कम हो गई, रिड्यूस, एंड देयर मूवमेंट मोर टाइटली रेगुलेटेड, और इनकी जो मूवमेंट थी, इनकी जो हलचल थी चरवाहों की इधर से उधर जाना पहले से और ज्यादा, क्योंकि इधर इनका अटेंशन इधर हो गया, ये इधर प्रोग्रेस करने लगे, अपने एरिया को इन्होंने बढ़ा लिया रोमन एम्पायर ने, ठीक है, मेडिटेरेनियन की तरफ। तो वो जो एरिया था नॉर्थ का, उधर का, वो फ्री हो गया, तो इनकी आवाजाही बहुत ज्यादा उधर बढ़ गई। तो बताते हैं पीजेंट्री क्लास का, एंड इनहेबिटेड लार्जली इन सेल्टिक, और ये वो एरिया था जहाँ सेल्टिक लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का नाम है पीजेंट्री, ये जहाँ की जो पीजेंट्री जो किसान थे वो सेल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे, जो हिल टॉप एरिया में, और ये किसान कहाँ रहता था, हिल टॉप मतलब पहाड़ों के ऊंचे भाग पर, और इनको क्या कहा जाता था, कैस्टेला, कैस्टेला वो झोपड़ी होती थी, वो मकान होते थे जो हिल टॉप पर बनाए जाते थे, और वहां एक किसान रहता था, चरवाहे रहते थे। व्हेन वी थिंक ऑफ द रोमन एम्पायर वी शुड नेवर फॉरगेट दीज डिफरेंसेस, जब भी हम रोमन एम्पायर के बारे में सोचें या ख्याल करें, कभी भी हमें इस अंतर को भूलना नहीं चाहिए कि वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का एरिया किस तरह का था, कहाँ पर बंजर था, कहाँ फर्टाइल था, कहाँ इसने प्रोग्रेस की, इन सब बातों को हमें लेके चलना है। लास्ट पैरा है आपका, वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू बी टाइम बिकॉज दिस वॉज द एंशियंट वर्ल्ड, है नहीं, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि ये प्राचीन दुनिया की कहानी है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर अपने आप में खुद प्राचीन है, आज से हजारों साल पहले की कहानी है। एंशियंट वर्ल्ड, दिस फॉर्म देयर फॉर्म्स ऑफ कल्चर, उनका कल्चर, उनकी इकोनॉमी, वो सब एंशियंट उसमें आती है। लाइफ वर नेसेसरी, जो लाइफ थी, जो जीवन था उनका, वर नेसेसरीली
बैकवर्ड और प्रिमिटिव, सही मानों में वो बैकवर्ड था और एक आदि काल की, जैसे कि आदि मानव का वो हुआ करता था, उस तरह से लोग रहा करते थे। बैकवर्ड था, प्रिमिटिव ओल्ड एंशियंट। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अब देखिए कुछ एरियाओं का ये हालत, जैसे आपके इंडिया में आप जाएंगे अंडमान निकोबार, वहां बैकवर्ड लोग रहते हैं, ठीक है। दुनिया में आप जाएं, जैसे इंडिया में और भी जगह है जहाँ पर, आप राजस्थान में जाएंगे तो बैकवर्ड लोग मिलेंगे आपको, इधर बांसवाड़ा में कहीं दूर जाएंगे तो वहां भी ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये बात कर रहा है वहां की, आज भी इस टाइप के लोग हैं वहां पर, और उस वक्त भी थे, उस वक्त तो डेफिनेटली थे। और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ बहुत डेवलप थी, अब उसी की बात कर रहा है। इसके विपरीत डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर, जल शक्ति का निर्माण हो चुका था। पानी से पावर शक्ति इन्होंने बना ली थी और उसका इस्तेमाल चक्कियां चलाने के अंदर, इंडस्ट्री है नहीं, शराब को बनाने में और दूसरे कामों में, ये इनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका एक तरह से इनका एक कदम था जो उन्होंने बढ़ाया था। पावर अराउंड द मेडिटेरेनियन एज वेल एज द एडवांसेज इन वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी, मिलें चला करती थी, इसकी ताकत से, वाटर पानी से चला करते थे, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी थी द यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग हाइड्रोलिक खानों की जो खाने होती थी, जो खाने खुदती थी जंगल के अंदर, वो हाइड्रोलिक पावर से, जानते हैं ना आप, जल शक्ति से मशीनें थी वो चला करती थी और उससे खुदाई होती थी। ये टेक्निक डेवलप कर ली थी इन द स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। स्पेन की जो गोल्ड और सिल्वर माइंस थी वहां पर, वो भी इसी से निकाला जाता था, इसी टेक्निक से। इन द जाइजेंटिक, और वो बड़े बड़े एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर ये सारे काम होते थे, इंडस्ट्रियल स्केल पर, ऑन विच दिस माइंस वर वर्क इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में। इन मीलों से भी और इन माइन से भी सोना चांदी निकाला जाता था विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक पावर, जिसको आप जानते हैं फर्स्ट सेंचुरी सेकंड, विद लेवल्स ऑफ द आउटपुट। इनका आउटपुट, इनका जो क्वालिटी होती थी बहुत शानदार होती थी, आउटपुट दैट वुड नॉट बी रीच अगेन, और इतनी अच्छी होती थी कि ये क्वालिटी जो यहाँ से बन के निकलती थी सोने चांदी की सब चीजें, ये 19वीं शताब्दी तक कोई दूसरा कंट्री एक्सेल नहीं कर पाया इसको, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब 200 साल तक, 250 साल तक यही, इसी की डिमांड दुनिया में चलती रही। ये आपको बताना चाहता है व्हाट इज यूज मनी। और यहाँ पर मशीन्स का वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, ये बहुत हो चुका था, हर इंसान पैसे का इस्तेमाल करता था, अब बार्टर सिस्टम नहीं था, है ना। इंडिकेशन ऑफ हाउ मच वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट द, इस तरह सोफिस्टिकेट, इस तरह से रोम कितना एडवांस था बताएं आप इस वक्त में। रोम कितना 6th सेंचुरी में रोम कितना एडवांस हो चुका था, वहां मशीनें, हाइड्रोलिक पावर, ये सब डेवलप हो चुके थे। और दिस रेजिस्ट द इश्यू ऑफ द लेबर, और इन सारी बात, जब वो इतना धनवान था, इतना वेल्थी था रोमन एम्पायर, इसी चीज ने एक मुद्दे को जन्म दिया, वो इश्यू था लेबर का मतलब श्रम, काम किससे करवाया जाए, इन द यूज ऑफ द स्लेवरी, और वो स्लेवरी आती, वो है गुलामी। इस तरह से फिर क्योंकि जब पैसा आ गया तो फिर उन्होंने घरों के अंदर अपने अपने गुलाम रखना शुरू किए, उन गुलामों से, उन दास, कहते हैं दास प्रथा, फिर उनसे ये काम कर, बहुत से काम लिए, क्योंकि पैसा आने के बाद आप सर्वेंट्स रखेंगे, आप भी जानते हैं ये बात। इस तरह से हमने ये पेज खत्म किया। पढ़ेंगे अपन कंट्रोलिंग वर्कर्स, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कंट्रोलिंग वर्कर्स। आपका वर्क यही है इसमें, क्या आप इसको रीड करना है और उसमें से क्वेश्चंस को फ्रेम करना, मतलब इसको समझना है और पढ़ना है, यही आपका वर्क है। और कुछ और वर्क मैं आपको बाद में दूंगा, फिलहाल ये आपका वर्क है। थैंक यू सो मच।